हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 20। शिवम ने काशी को धर्म संकट में डाल दिया। काशी ने शिवम को चुना और अपना दिल खुद ही तोड़ दिया। शिवम ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। सारिका ने जब सुना तो उसे एक धक्का सा लगा। उसे शिवम से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह शिवम के पास आई और हैरानी से कहा, ये क्या किया आपने शिवम जी? हमें लगता था आप अपने बच्चों की भावनाओं को समझेंगे, लेकिन आपने काशी से कहा कि वो आप में से और उस लड़के में से किसी एक को चुने। शिवम जी, एक लड़के के लिए काशी ने हम सबसे झूठ बोला। इसका मतलब समझते हैं ना आप? इसका मतलब है काशी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। क्या आप एक बार उस लड़के से मिल नहीं सकते? हमें विश्वास है काशी ने अपने लिए गलत लड़का नहीं चुना होगा। सारिका, हम काशी के पिता हैं। उसका भला बुरा हम अच्छे से समझते हैं। काशी ने जिस लड़के को पसंद किया है उसे हमने देखा है। काशी अभी बच्ची है, उसे प्यार और आकर्षण में फर्क नहीं पता, और ये जानने के बाद हम उसे उसकी जिंदगी खराब नहीं करने देंगे। शिवम ने कहा, आप स्वार्थी बन रहे हैं शिवम जी। क्या हमारे पापा ने आपको नहीं अपनाया था? शिवम जी, हम नहीं चाहते हमारे बच्चों की जिंदगी में वैसे पल आए। हम नहीं चाहते उनके माँ बाप की वजह से उनका दिल टूटे। आप इतने कठोर मत बनिए। एक बार खुद को काशी की जगह रखकर देखिए, क्या आप उसके साथ ठीक कर रहे हैं? सारिका ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सरू, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, भरोसा रखो। शिवम ने सारिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा तो सारिका ने नम आंखों से अपनी ओर गर्दन हिला दी। अगली सुबह वंश अपने कमरे में सो रहा था और सोते हुए वह कोई सपना देख रहा था। ए, तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है? उतारो इसे। वंश ने गुस्से से निशी से कहा, मेरे सारे कपड़े गंदे थे और मुझे अर्जेंट बाहर जाना था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। ये पकड़ो टी शर्ट के पैसे और दफा हो जाओ। निशी ने अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर वंश के हाथ में थमाते हुए कहा, ओ हेलो, ये पैसों का घमंड ना किसी और को दिखाना। मुझे मेरी टी शर्ट चाहिए, उतारो इसे। वंश ने खींचते हुए पैसे वापस निशी की तरफ बढ़ा दिए। ठीक है, उतार देती हूँ, कहते हुए निशी ने वंश के सामने ही टी शर्ट उतारने के लिए जैसे ही अपने हाथ किए, वंश ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, छी छी, क्या कर रही हो? तुम में जरा भी शर्म नहीं है? मेरे सामने ही? ठीक है, तुम रखो इसे, मैं दूसरी खरीद लूंगा। अब अपने हाथ नीचे करो। चिरकुट कहीं का, कहते हुए निशी जाने लगी। वंश ने सुना तो चिढ़ गया। एक तो उसने अपनी टी शर्ट उसे दी, ऊपर से वो उसे चिरकुट कहकर बुला रही थी। वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे ही रोकना चाहा, उसका पैर फिसला। वंश निशी को साथ लेकर बिस्तर पर आ गिरा। मेरी टी शर्ट पहनकर मुझे ही चिरकुट बोल रही हो? पागल कहीं की, अभी के अभी मेरी टी शर्ट वापस करो। वंश अपने कमरे में जमीन पर पड़ा तकिए को निशी समझकर उसका गला दबा रहा था। दीना उसे बुलाने आया था, लेकिन ये अजीब नजारा देखकर उन्होंने कहा, वंश बेटवा, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? दीना की आवाज से वंश की नींद टूटी। उसने पलटकर देखा और तकिया छोड़कर दीना के पास आकर कहा, देखिए ना दीना भैया, एक तो मेरी टी शर्ट पहनी है, उस पर मुझे इतना सुना रही है, पर तुम तो अपनी टी शर्ट पहने हो और कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। दीना ने हैरानी से कहा, अरे वो है ना। कहते हुए वंश ने जैसे ही जमीन की तरफ देखा, उसे वहां गिरा तकिया नजर आया। वंश थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया। उसे ये समझने में थोड़ा टाइम लगा कि वह बस सपना देख रहा था। उसने अपने बाल नोचे और बड़बड़ाया, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। सपने में भी इसे मुझसे बस झगड़ा ही करना होता है। क्या हुआ वंश बेटवा, सब ठीक है ना? दीना ने पूछा। हाँ, वैसे आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? वंश ने तकिया उठाते हुए कहा, शिवम भैया ने बुलाया है तुम्हें। वैसे एक जरूरी बात बताएं, रोजाना से थोड़ा ज्यादा गुस्से में है, थोड़ा संभल कर। कहते हुए दीना वहां से चला गया। अब मैंने क्या कर दिया? वंश ने खुद से कहा और नीचे चला आया। शिवम हॉल में पड़े सोफे पर बैठा था।
वंश आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। शिवम का चेहरा देखकर वह समझ चुका था कि शिवम आज गुस्से में है। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे बुलाया पापा? कल तुम फैक्ट्री क्यों नहीं आए? क्या हमारी बात की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है? शिवम ने थोड़ा कठोर होकर कहा। वो पापा, हम किसी काम से बाहर चले गए थे। आप बताइए ना, आपने क्यों बुलाया था? वंश ने डरते डरते कहा। हमें मुन्ना के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। उसे कुछ हुआ है क्या? पिछले कई दिनों से वो घर नहीं आया, ना हमने उसे देखा है। तुम उसके दोस्त हो, उसने तुम्हें तो जरूर बताया होगा। शिवम ने कहा। नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुन्ना शायद थोड़ा परेशान है, मैं आज उससे मिलता हूं। वैसे आपको उससे क्या काम है? वंश ने पूछा। वंश के सवाल पर शिवम ने उसे घूर कर देखा तो वंश ने झेंपते हुए कहा, आपका बताने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। वंश के जाने के बाद शिवम भी चला गया। काशी उदास सी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। उसने शिवम से तो कह दिया कि वह शक्ति की जगह उसे चुनेगी, लेकिन शक्ति के बारे में सोचकर काशी बहुत उदास थी। वही शक्ति सुबह सुबह नहा धोकर घाट चला आया। शक्ति ने फैसला कर लिया था कि आज वह काशी को अपने बारे में सब सच बता देगा। शक्ति वहां घाट पर बैठे पंडित जी के पास चला आया और उनके सामने आकर बैठ गया। पंडित जी ने अपनी 4 उंगलियां चंदन में डुबोई और शक्ति के ललाट पर मलने लगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक जानी पहचानी आवाज शक्ति के कानों में पड़ी। शक्ति ने अपने बगल में देखा, उसके बगल में मुन्ना बैठा था। शक्ति ने सामने देखते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? पंडित जी ने चंदन लगाने के बाद शक्ति के माथे पर जामुनी रंग का तिलक किया और उसके हाथ पर धागा बांधने लगे, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो पापा को इस मुसीबत से निकाल सकते हो। मुन्ना ने आस भरे स्वर में लेकिन सामने देखते हुए कहा। अकड़ बहुत है साले में। शक्ति बुदबुदाया और फिर मुन्ना की तरफ देखकर कहा, मदद मांगने का तुम्हारा ये अंदाज हमें पसंद नहीं आया। पंडित जी ने मुन्ना के माथे पर चंदन लगाया और तिलक करके उसके हाथ पर भी धागा बांधने लगे। मुन्ना ने सुना तो सोच में पड़ गया। आज से पहले उसे इस तरह किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मुन्ना को चुप देखकर शक्ति उठा और वहां से जाने लगा। मुन्ना ने पंडित जी को कुछ दक्षिणा दी और शक्ति के पीछे आते हुए कहा, तुम ही बता दो हमें क्या करना होगा। शक्ति चलते चलते रुका और पलटकर कहा, देखो, हम इतना तो श्योर है कि काशी के घर वाले हमें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हें जब भी देखते हैं लगता है तुम हमारे रिश्ते से खुश नहीं हो। क्या सच में ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुन्ना ने कहा। सच में? तो फिर थोड़ा प्यार से बोलो ना कि जीजाजी हमारी मदद कर दीजिए। शक्ति ने थोड़ा अकड़कर कहा। हालांकि वह मुन्ना को बस परेशान कर रहा था। मुन्ना ने जीजाजी शब्द सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे इस वक्त शक्ति की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, सर, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? अच्छा ठीक है, आओ साथ में चाय पीते हैं, वही बताते हैं तुम्हें आगे क्या करना है। शक्ति ने मुन्ना के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मुन्ना को यह भी पसंद नहीं आया, लेकिन वह खामोश चलता रहा। शक्ति ने मुन्ना को बताया कि उसे आगे क्या करना है, वह किस तरह मदद उसकी करेगा। मुन्ना ने सब बात सुनी और कहा, इससे पापा हर्ट हो जाएंगे। उन्हें हमेशा के लिए खोने से बेहतर है मुन्ना कि तुम उन्हें एक बार हर्ट कर दो, कहकर शक्ति चला गया। उसे जाते देखकर मुन्ना हल्का सा मुस्कुरा दिया। शक्ति इतना भी बुरा नहीं था जितना वह सोच रहा था। मुन्ना घर के लिए निकल गया। उसी शाम मुरारी अपने ऑफिस में बैठा था। मुन्ना उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आया और कहा, पापा, वो कॉलेज के नाम डिग्री के पेपर बनवाने हैं, तो आपके साइन चाहिए थे। हाँ लाओ, अभी कर देते हैं। अच्छा, वो बेंगलोर वाली नौकरी के बारे में कुछ सोचा तुमने? मुरारी ने साइन करते हुए पूछा। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए पापा, मुन्ना ने सहजता से कहा। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, जे लो, हो गया। मुरारी ने कागज वापस मुन्ना की ओर बढ़ाकर कहा। मुन्ना धीरे धीरे अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके मुरारी के केस साइन की नकल करने लगा। वह कोशिश करता रहा लेकिन परफेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसने पूरे कमरे में कागज ही कागज फैला दिए,
लेकिन मुरारी जैसे ही साइन नहीं कर पा रहा था। उधर शक्ति ने मुरारी की पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ कर लिया। कुछ तो खुशी खुशी हो गए क्योंकि वो मुरारी से परेशान थे, बाकी कुछ को डरा धमका कर करना पड़ा। रात में वंश मुन्ना से मिलने घर आया। जैसे ही वह मुन्ना के कमरे में आया, उसने देखा मुन्ना का पूरा कमरा कागजों से भरा पड़ा है। ये सब क्या है? वंश ने अंदर आते हुए कहा। पापा की साइन की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुन्ना ने कहा, लेकिन ये परफेक्ट नहीं था। व्हाट? तू ऐसा क्यों कर रहा है? और छोड़, ये सब तू कब से करने लगा? वंश ने हैरानी से मुन्ना के सामने बैठते हुए कहा। वो सब हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्या तुम ये साइन कर सकते हो? मुन्ना ने वंश की तरफ देखकर कहा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहते हुए वंश ने नोटबुक को अपनी तरफ घुमाया और सेम मुरारी की तरह साइन कर दिया। मुन्ना ने देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और कहा, एक बार और करना जरा। वंश ने 2-3 बार साइन किया तो मुन्ना का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने वंश की तरफ देखकर कहा, थैंक्स। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें मुरारी चाचा के साइन क्यों चाहिए? वंश ने लेटते हुए कहा। वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी हमारे साथ चलो। कहते हुए मुन्ना ने अपना जैकेट लिया और वंश को लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 20। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर। आज का पार्ट थोड़ा छोटा था, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है और रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले पार्ट्स में आपको कंटिन्यू दूं। मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।